नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर पर जितनी बातें हो रही हैं, सबके सब एक तरफ, लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। कई बार लोग इतिहास से सीखते हैं, लेकिन जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं। अमेरिका लगता है कि अब इतिहास बनने की तरफ बढ़ चला है और इसीलिए अमेरिकन वहां परेशान हैं। वो तो परेशानी में थे ही, पिछले कई वर्षों से परेशानी में थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी तेजी से उन्हें परेशानी में डाल दिया, इसकी वो कल्पना नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आने वाला 10-12 वर्ष जो है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है अमेरिका के लिए, लेकिन लोग सोच रहे थे कि इस रास्ते से हम निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें फंसा दिया और अब अमेरिका वही गलती कर रहा है जो दुनिया के अब तक के जितने अंपायर रहे हैं सबने वो गलती की और सबको हर कालखंड में यह लगा कि नहीं, हम तो अलग हैं दूसरे से, हमारी स्थिति बिल्कुल अलहदा है, हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्थिति उनकी अलग नहीं हुई मित्रों, और स्थिति और कठोर बनती जा रही है। और मैं समझता हूं कि ईरान ने, आप कहते हैं ना, द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो ईरान इनके लिए बन करके उभर रहा है। इनको लगा था कि हम ईरान को 2 दिन में खत्म कर देंगे, सारी लीडरशिप को खत्म कर देंगे और उसके बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, हमसे निगोशिएशन करेगा, ऑल राउंड वॉर करेंगे और फिर उनको घुटनों पर ला करके मिड टर्म इलेक्शन में पूरी दुनिया में और अपने अमेरिका में हम अपना रिज्यूम मजबूत करके कहेंगे कि देखिए साहब, हमने दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे थे कि आयतुल्लाह खमेनी जो हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक इस्लामिक साम्राज्यवाद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य हो जाए, इसीलिए वो खतरनाक हैं और इसीलिए हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। यही बात उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ कही थी, यही बात गद्दाफी के खिलाफ कही थी। सब जगह फेल हुए, झूठे साबित हुए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि अब ईरान ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है। मामला 50 वर्ष पहले नहीं शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हो जाता है, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो बिल्कुल अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि पिछले 70-80 वर्षों में, 80 वर्षों में अमेरिका ने जो अपना प्रभुत्व कायम किया, अब अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रभुत्व खत्म कर देगा और ईरान युद्ध उनके लिए आखिरी आखिरी लड़ाई है, जब यहां से अमेरिका का खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अमेरिका का खात्मा से मतलब यह है कि देश रहेगा, आबादी रहेगी, सरकारें रहेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी भी, चलती रहेंगी, लेकिन वो अमेरिका नहीं रहेगा जिस रूप में अभी आप अमेरिका को देख रहे हैं। याद कीजिए, थोड़ा सा इतिहास में मैं ले जाना आपको चाहता हूं। सिर्फ इंग्लैंड के अंपायर की कहानी नहीं है या दूसरे अंपायर की कहानी नहीं है, ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसीलिए आपको आज ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान की लड़ाई अमेरिका को उसी रास्ते पर ला करके पटक दिया है और अमेरिका के लिए अब निकलना मुश्किल है। तो इतिहास की थोड़ी विवेचना हो जाए तो जल्दी बात समझ में आएगी कि ईरान के खमेनी ने जाते जाते क्या कर दिया। खुद तो वो खुदा के प्यारे हो गए, अपने साथ 40 लीडरान को शहीद कर दिया, लेकिन शहीद होकर भी वो अमेरिका को ध्वस्त कर गया, नेस्त नाबूद कर गया। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अभी जी फोर्ड को भेज दें, अब्राहम लिंकन युद्धपोत को भेज दें, बॉम्बार्डिंग शुरू कर दें, इजराइल के सहारे लगातार कंक्लूसिव वॉर की तरफ वो बढ़ें, लेकिन बात बनेगी नहीं मित्रों। बात बिगड़ गई, बिगड़ती चली गई और बिगड़ करके ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां खात्मा है, अंत है।
15वीं शताब्दी की बात शुरू करता हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोपियन ट्रैवलर थे, आप सबको मालूम है, स्पेनिश स्पॉन्सर्ड था वो। अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने तलाशा ये अमेरिका है क्या। वो कोलंबिया को, पेरू को, इन सारे इलाकों को देखा, समझा, जाना, तो पता चला कि यहां तो माइंस ही माइंस है। सोने और चांदी के खदान मिल गए और उसके बाद स्पेनिश साम्राज्य का विस्तार होता है अमेरिका में। पहली बार अगर यूरोप से कोई एक विशेष आबादी अमेरिका पहुंची तो वो स्पेनिश थे और उन्होंने फिर स्पेनिश प्रभुत्व कायम किया। सोने और चांदी के खदानों से उन्होंने वो खेल किया मित्रों, वो खेल किया कि उनकी आर्मी बन गई। 6 कॉन्टिनेंट में से 4 बड़े कॉन्टिनेंट तक स्पेनिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हो गया। एक जमाने में स्पेनिश सिक्का का बोलबाला था और पूरी दुनिया को जैसे आज डॉलर की हेजेमनी है, उसी प्रकार से स्पेनिश रुपए की, स्पेनिश करेंसी की हेजेमनी थी। सोने और चांदी के करेंसी की हेजेमनी थी, खासतौर से चांदी की। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 200 साल के बाद और स्पेनिश साम्राज्य अपने ढलान पर कब आया? जब स्पेन ने खुद को झोंक दिया, अपना सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया, सामरिक ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने जैसा बताया आपको कि 4 बड़े कॉन्टिनेंट पे उनका कब्जा था। और इसलिए क्योंकि सोने और चांदी का खजाना उनके हाथ लग गया था। उनकी आबादी काम नहीं करती थी। बस सब कुछ मंगा लो, बदले में हमसे पैसे लो, चांदी लो, सोने लो, हम बना रहे हैं। और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, कोई जनरेशन का काम नहीं। खाना भी मंगाना है तो बाहर से मंगाना है। इस तरह का खेल चलता रहा, ये लंबा चला नहीं। और जो आर्थिक स्थिति हुई उसके बाद स्पेन ने चांदी के सिक्के में कॉपर मिलाना शुरू किया, अपने ही पैसे को डिवैल्यू किया। और धीरे धीरे डिवैल्यू, क्योंकि चांदी की खदानें खत्म होने लगी, उसका एक्सकवेशन मुश्किल होने लगा, खुदाई मुश्किल होने लगी, तो चांदी में इन्होंने डाइवेस्ट करना शुरू किया। एक होता है पैसे का अवमूल्यन करना और दूसरा है डाइवेस्ट करना। उसमें मिलाना शुरू किया कॉपर, और धीरे धीरे उस चांदी के सिक्के की कीमत इतिहास में आगे जब बढ़ते हैं तो कम होता गया। कौन खरीदेगा कॉपर वाला चांदी? फिर धीरे धीरे चांदी गायब हो गया, कॉपर रह गया। फिर कॉपर का सिक्का कौन खरीदेगा? और इस तरह से आर्थिक मंदी में सिर्फ 150 वर्षों में 1640 आते आते, जो 1492 से खेल उनका शुरू हुआ, वो 1640 आते आते वो भारी आर्थिक मंदी में फंस गया। और इस तरह से स्पेनिश साम्राज्य खत्म हो गया। खर्च उनका सबसे ज्यादा किस पे था? सेना पर था, युद्ध पर था, लड़ाई पर थी। इस तरह से स्पेनिश साम्राज्य खत्म हुआ, क्योंकि कुछ भी कमाना नहीं, चांदी को बेचना है, सोने को बेचना है और अपना आधिपत्य जमाए रखना है। और इसके लिए हम हर जगह जाकर के अपनी सेना को बहाल करेंगे, वहां से लूटेंगे, घसोटेंगे। ये धंधा उनका चलता रहा। 1640 आते आते स्पेनिश साम्राज्य खत्म हो गया। एक साम्राज्य खत्म। कहानी क्या थी? युद्ध, वॉर, लड़ाई, साम्राज्य का पतन। दूसरा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य, जिसको आप कहते हैं, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कि जिसके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। मतलब ये कि इधर भारत में भी ब्रिटिशर्स का रूल, अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स का रूल। तो अगर भारत में सूरज उदय हो रहा है तो वहां अस्त हो रहा है, वहां रात है, यहां दिन है। मतलब दोनों जगह ब्रिटिश साम्राज्य था। यही खेल ब्रिटेन ने भी शुरू किया। ब्रिटेन ने भी अपनी हेजेमनी बरकरार रखनी चाहिए। ब्रिटेन ने भी पाउंड और स्टर्लिंग का खेल शुरू किया। और एक जमाने में ब्रिटेन का लंदन, जो अभी भी है, फाइनेंशियल हब हुआ करता था और पाउंड और स्टर्लिंग पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। पाउंड और स्टर्लिंग के बदले में सोने का उन्होंने भंडार बनाना शुरू किया। और फिर धीरे 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 पाउंड और स्टर्लिंग पे चला गया। सोना उनके खजाने से गायब होने लगा। क्यों गायब होने लगा? क्योंकि वो युद्ध में अपने को झोंक दिया। जो स्पेन 4 कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन ने 6 के 6 कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। हर जगह इनका साम्राज्य हो गया। लेकिन ये खेल भी 200-300 साल में खत्म हो गया मित्रों। ब्रिटेन खत्म हो गया
1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद से ही ब्रिटेन का जो डीके होना शुरू हुआ, वो आज आप ये स्थिति देख रहे हैं कि ब्रिटेन अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। कीर स्टारमर भारत आता है अपने 200 डेलीगेट के साथ और भारत को कहता है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड कीजिए, कुछ हमें भी दीजिए, हमारा बस जान बचाइए। ब्रिटेन ध्वस्त हो गया। उस सब के पीछे सैनिकों पर खर्चा था। बर्बादी की जो अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो अपने डिफेंस पर खर्चा बढ़ा दीजिए, आप तबाह हो जाएंगे। वही हुआ। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के डिफेंस, भारत तो अभी ऑप्टिमम पर है ही नहीं, भारत तो अभी बहुत पीछे है ऑप्टिमम से। तो ब्रिटेन का साम्राज्य भी ध्वस्त। अब आते हैं तीसरा साम्राज्य, वो है यूएसएसआर का। एक जमाने में यूएसएसआर इतना शक्तिशाली था कि हजारों तो उनके पास परमाणु बम थे और इसके बिना पर उन्होंने खुद को कहा कि हम अमेरिका से लड़ाई लड़ते रहेंगे। और 1950 के बाद, यूएन के गठन होने के बाद, जब बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, उस बाइपोलर वर्ल्ड में यूएसएसआर अपनी धुरी को और मजबूत करता गया। लेकिन फिर से यूएसएसआर की वही कहानी, हर जगह खुद को, दूसरों को बचाने के लिए सैनिकों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर जगह, वियतनाम में रसिया का मदद, अफगानिस्तान में रसिया का मदद, क्यूबा में रसिया का मदद, जहां जाए आप रसिया का मदद है। रसिया युद्ध लड़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ मित्रों कि 1970 आते आते रसिया की स्थिति डमाडोल हो गई और 1989 में तो खत्म ही हो गया। यूएसएसआर खत्म हो गया। यूएसएसआर का भी साम्राज्य खत्म। कारण क्या था? सैनिकों पर अत्यधिक खर्च, युद्ध, लड़ाई, यही था उसका कारण। अब ये पैटर्न है मित्रों, पैटर्न। कारण कौन बनता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पैटर्न को आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अगर आप पैटर्न नहीं पहचान रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हम अलग हैं, स्पेन से ब्रिटेन खुद को अलग मानता था, उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर चल रहा था, पौंड और स्टर्लिंग को मजबूत कर रहा था और उसे बचाने के लिए अपनी सैनिक ताकत को आगे बढ़ा रहा था, सैन्य बल का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे स्पेन ध्वस्त हुआ वैसे इंग्लैंड ध्वस्त हुआ। उसी तरीके से यूएसएसआर भी कह रहा था कि नहीं, हम ब्रिटेन के साम्राज्यवादी से, हमारा अप्रोच अलग है, हम तो अमेरिका के साम्राज्यवाद को रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम दो ध्रुवीय दुनिया चाहते हैं। कारण कुछ भी हो, पैटर्न वही था। सैनिकों में इन्वेस्ट करना, युद्ध में इन्वेस्ट करना, लड़ाई मार झगड़े में इन्वेस्ट करना, चाहे बचाने के लिए हो चाहे एग्रेशन के लिए हो। लेकिन एंड रिजल्ट ये था, युद्ध में खुद को झोंकना। इकोनॉमी तबाह हो गई मित्रों, यूएसएसआर भी खत्म हो गया। आज अमेरिका, मैंने कहा आपको, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, गलती तो वो लगातार कर रहे थे, अमेरिकन गलती पर गलती किए जा रहे थे। कोई प्रेसिडेंट आए वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। 1950 के बाद, यूएन के गठन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बहाल करने की कोशिश की है, 400 वर्ष का इतिहास है अमेरिका का, और ये 1950 के बाद का जो इतिहास है अमेरिका का, अमेरिका को एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इंग्लैंड अमेरिका से उधार मांगता था और अमेरिका उधार देता था। आज की स्थिति क्या है कि अमेरिका को लग रहा है कि हम अपने उरूज पर हैं, हम अपने सबसे बड़े पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमारे सामने दुनिया का कोई भी देश बौना है, हम उसे जैसे चाहें वैसे नचा लेंगे। वही गलती कर रहा है जो स्पेनिश कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, वही गलती कर रहा है जो यूएसएसआर के लोग कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और ग्रीनलैंड को $1-1 लाख देंगे, सारे लोगों को बोलेंगे हमारे साथ आ जाओ। डेनमार्क को बोलेंगे कि भैया तुम्हारा हो गया बहुत, आ जाओ। यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, नाटो के ऊपर 65% पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ईरान को कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन कर रहे हो, इसलिए हम तुमको खत्म कर देंगे। इरादा क्या है? ईरान के तेल को कब्जे में लेना। जहां जहां भी ये जो वेस्ट की जो लड़ाई है, उस सब के पीछे रिसोर्स पर कब्जे की लड़ाई। ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। लेकिन आप इसका पैटर्न देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है।
आप ये मान के चलिए कि खमेनेई खुद को शहीद करके विजेता बनने जा रहा है, और ये दिन बहुत दूर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? अमेरिका की हालत क्या है साहब? 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, 38 ट्रिलियन डॉलर का। प्रति व्यक्ति जो लोन है वो लगातार अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। क्राइसिस है वहां पे। ड्रग का जो सप्लाई है अमेरिका में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी भयंकर हो गई है। प्रजनन दर अमेरिका में कम हो गया है। पूरा सोसाइटी डीके कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ रिपब्लिकन है, एक तरफ डेमोक्रेट है, कॉन्जर्वेटिव है, लिबरल्स हैं, उसके बीच में मेगा कॉन्फ्लिक्ट है। जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है वो 0 पर चला गया है ऑलमोस्ट। डेमोक्रेसी का इंडेक्स का मतलब यह होता था कि लिबरल और डेमोक्रेट किसी खास मुद्दे पर, जो कि अमेरिका के हित के लिए होता था, वो दोनों ज्वाइंट हो जाते थे, और ये इंडेक्स 46-50% तक होता था। मतलब दोनों गुट 50% तक सहमत हो जाते थे अमेरिका की रक्षा के मुद्दे के ऊपर। आज वो इंडेक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज रिपब्लिकन कहता है कि ये डेमोक्रेट ने हमें डुबा दिया, और डेमोक्रेट कहता है कि रिपब्लिकन अमेरिका को ध्वस्त करने जा रहा है। 0 लेवल पर आ गया है, कोई कॉन्सेंसस नहीं है। रिपब्लिकन के अंदर भी विरोध है, डेमोक्रेट के अंदर भी विरोध है। तो इस स्थिति में अमेरिका पहुंच गया है। और अमेरिका इसीलिए अभी जो नारा था इनका, मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके पीछे यही था कि इमोशनल अपील करके अमेरिकन को इकट्ठा किया जाए। ये जो सोसाइटल डीके हो रहा है, इसको रोका जाए किसी भी तरीके से। और उसमें हम ये कहें कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो लोगों को लगेगा कि हमको पुराना अमेरिका लौटाना है। कौन सा अमेरिका? जो अमेरिका इंग्लैंड का पूरी दुनिया पे साम्राज्य था, लेकिन जो अमेरिका इंग्लैंड को लोन दे रहा था, अमेरिका इंग्लैंड को आर्थिक मदद कर रहा था, वो अमेरिका लौटाना है। अब हालात ये है मित्रों, अमेरिका 850 बिलियन डॉलर अपने सैन्य गतिविधियों पर खर्चा कर रहा है। 80 देशों के पास 750 सैन्य बेस हैं। अब आपको लग रहा होगा पैटर्न, जो पैटर्न स्पेन ने अपनाया, जो पैटर्न ब्रिटिशर्स ने अपनाया, जो पैटर्न यूएसएसआर ने अपनाया, उसी पैटर्न पे अमेरिका चल रहा है। 750 बेस सैनिक अड्डे हैं 80 देशों में, और 850 बिलियन डॉलर अमेरिका खर्च कर रहा है सामरिक मुद्दों पर, सेनाओं पर। ये पूरी दुनिया के जो 80 देशों में जो उनके सैन्य बेस हैं, उस पर वो खर्चा कर रहा है। इस खर्च को कहां से कब तक सस्टेन कर पाएगा अमेरिका? कब तक? हालात ये हो गए हैं कि वो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बाहर से मंगाया जा रहा है। चाइनीज से मंगा लो, भारत से मंगा लो, दवाइयां भारत भेज रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से जा रहा है। तो वहां अब स्थिति यह हो गई है, गाड़ियां बाहर से जा रही हैं, वहां पर इंपोर्ट हो रही हैं। अपने यहां बनाने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं। इसीलिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जो टेक जाइंट्स हैं वो हमारे यहां सब कुछ खोलें, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारे यहां पूरा दफ्तर खोलें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन कंपनी वहां रहेगी? तुम्हारे यहां 1 का 3 देना पड़ेगा लेबर कॉस्ट, तो दूसरे देश में उनको 1 का 2 देना पड़ेगा। तो चाइना में कर लेगा, भारत में कर लेगा, फिनलैंड में कर लेगा, कहीं और किसी देश में कर लेगा, यूरोप में कहीं पर कर लेगा। तुम्हारे यहां क्यों करेगा? या तो अब अगर लिवरेज देते हो, पूरी स्वतंत्रता देते हो, छूट देते हो, तो फिर तुम्हारे खजाने पर असर पड़ेगा। तो तुम्हें मिलना कुछ भी नहीं है, और ऊपर से तुम 850 बिलियन डॉलर तुम खर्चा किए जा रहे हो लड़ाई में। तुम नाटो के लिए खड़े हो जा रहे हो, और इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब हम तुम्हें बचाने के लिए अपना युद्ध क्यों छेड़ें। अब यही स्थिति यहां पर होगी। इजराइल के समर्थन के लिए इरादा तो अमेरिका का भी था, लेकिन इजराइल ने कन्विंस किया, और इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आने वाले दिन में अमेरिका की स्थिति वियतनाम और अफगानिस्तान की होगी, ईरान में। अमेरिका को भागना पड़ेगा, वियतनाम और ईरान की तरह उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह अमेरिका की हार हुई है। 20-20 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा और अंत में मिला उनको कुछ भी नहीं।
अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, वियतनाम छोड़ के जाना पड़ा। आज रसिया अगर उत्तर कोरिया को मदद कर रहा था या अन्य देशों को मदद कर रहा था तो उनको भुगतना पड़ा। स्पेन ने अगर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाई थी तो उनको भुगतना पड़ा। तो ये सारे एम्पायर खत्म हो गए। ये जो इंपीरियलिज्म का सबसे बड़े सिंबल थे ये लोग, सबके सब ध्वस्त हो गए। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है ये बात। डोनाल्ड ट्रंप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि 500% टैरिफ लगा देंगे, हम पैसा ले लेंगे और हमारा खजाना बढ़ जाएगा। लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे। अमेरिका एक तो गोल्ड को अब चलन से बाहर कर दिया। निक्सन के जमाने में, वियतनाम युद्ध के 1970 के आसपास की कहानी है। आज के दिन में अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की प्रिंटिंग किए जा रहा है। जो काम स्पेन ने किया था चांदी के सिक्के के साथ, जो काम ब्रिटेन ने किया था पौंड और स्टर्लिंग के साथ, वही काम अमेरिका अपने डॉलर के साथ कर रहा है। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डॉलर पर डॉलर छापे जा रहा है। और न सिर्फ अपने इकोनॉमी में, इंटरनल इकोनॉमी में, पूरी दुनिया में डॉलर जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर भारत को छोड़ दें, भारत में तो रुपए कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत है, 93 रुपए पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के लिए सतर्क होने की जरूरत है, चाक चौबंद रहने की जरूरत है। आपकी स्थिति बहुत डमाडोल हो रही है। ये बबल है, कब फट जाएगा कहना मुश्किल है। ये तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन बेस है जो आपको बचाए रखता है। 2008 की जो इकोनॉमिक मंदी आई थी, वो इकोनॉमिक मंदी को अगर आप झेल पाए तो सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन थी। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट क्रैश किया नहीं किया, क्योंकि आपकी आबादी हमारी है, जाही विधि राके राम ताही विधि रहिए। छोटे में भी हमारा गुजारा चल जाता है, कभी मुट्ठी भर चना, कभी बाजे घना, कभी उस पर भी मना। तो इस फिलॉसफी से चलते हैं तो ये बच जाते हैं। आपको मतलब ही नहीं होता है। 2% 3% की जो आबादी है शेयर मार्केट में इधर उधर करने वाली, उनका क्रैश होता है, वही ऊपर जाता है। तो लेकिन इसका अब इसका जो पाई है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। चार्ट में, पाई में अब इसका जो शेयर है, शेयर मार्केट का शेयर, वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास आबादी जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गरीबी से लोगों को निकाल रहे हैं। आपकी स्थिति यह है कि अगर मिडिल क्लास थोड़ा बढ़ेगा तो मिडिल क्लास बैकबोन बन जाता है इकोनॉमी का। और मिडिल क्लास की स्थिति यह होती है कि वो सब कुछ कर्ज पर निर्भर होता है, मैक्सिमम। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कर्ज में थोड़ा सा भी इधर बायां दायां हुआ तो आपकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी उस पर नहीं आते हैं, आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका को खमेनेई ने क्या सबक दिया, और इसीलिए अमेरिकन कह रहे हैं जापानीज को कि आ जाओ भैया, लड़ाई लड़ो। यूरोपियंस को कह रहे हैं तो 5 लोग अभी तैयार हुए हैं। इंग्लैंड ने कहा कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, तो डियोगो गार्सिया जो हमारा बेस है आप ले लीजिए, ले लीजिए। तो डियोगो गार्सिया पर अटैक कर दिया ईरान ने। 5000 किलोमीटर के रेंज तक ईरान का मिसाइल हमलावर हो चुका है। इंडियन ओशन में डियोगो गार्सिया तक, हालांकि डियोगो गार्सिया जो सैनिक अड्डा है उस पर गया नहीं मामला, लेकिन उसके आसपास तक मिसाइल पहुंच गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम जी फोर्ड को एडवांस कर रहे हैं और अब्राहम लिंकन युद्धपोत को एडवांस कर रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं। अभी भी 3000 4000 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। उनकी हैसियत नहीं हो रही कि हम नजदीक जाएं। उनका इंटरसेप्टर कोलैप्स कर रहा है, मिसाइल इंटरसेप्टर। और अभी मैंने एक दिन सुना कि एक डिफेंस एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि शुरुआत में ईरान ने छोटे रेंज के मिसाइल दागे और बाद में उन्होंने अपना जखीरा जो बड़े रेंज के थे, बड़े रेंज का मतलब है किलोमीटर्स में, 2000 3000 4000 किलोमीटर्स के रेंज के जो उनके पास मिसाइल हैं, अब उनको उन्होंने दागना शुरू किया है। तो इनकी नानी याद आने लगी है। तो आप समझिए कि सुन्नी और सिया तो एक तरफ युद्ध चलेगा, वो तो लड़ाई चलती रहेगी, वो अनएंडिंग लड़ाई है। मुश्किल है वहां पर उसको दोनों को एक होना। मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि अब ईरान ने वो काम कर दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रख देगा। और अमेरिका जो पिछले कम से कम 25-30 वर्षों से, जब से यूएसएसआर खत्म हुआ, 89 से ही आप जोड़ लीजिए, तो अब तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया, 36-37 वर्ष हो गए, उसके बाद से जो अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा था। आपने देखा इराक में कैसे वॉर किया, लीबिया को कैसे ध्वस्त किया, सीरिया खत्म हो गया, और उसके बाद
अफगानिस्तान खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान से उनको भागना पड़ा, हारना पड़ा। अब उन्होंने ईरान को किया और छोटे-मोटे वेनेजुएला और डेनमार्क और ग्रीनलैंड को तो धमकी दे ही रहे हैं। लेकिन खमेनेई खुद तो शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका को भी नेस्त-नाबूद करके गए हैं। और सच्चाई मित्रों ये है कि अमेरिका इतिहास से सबक नहीं ले रहा है, बल्कि खुद इतिहास बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो तारीख खमेनेई ने अमेरिका के अंत की लिख दी जाते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।